Hello and welcome to my YouTube channel. This is Shreyas Badiye with a new lecture on Rowlatt Act and Jallianwala Bagh, which is lecture number 43 from Modern Indian History series. Everybody is a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. A beautiful and very deep thought by Albert Einstein. आपको अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे पूछे। मेरा इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे दिया हुआ है। दिस इज माय फेसबुक पेज, दिस इज माय टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें ताकि आपको आने वाले अपडेट्स मिलते रहे। और ये मेरा यूट्यूब चैनल है और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन क्लिक करना ना भूले ताकि आपको आने वाले वीडियो के अपडेट्स रेगुलरली मिलते रहे। आप मेरे जो स्टोरीज होती है इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे उन्हें चेक करते रहे ताकि मेरे जो लाइव लेक्चर शुरू है, जो डाउट सॉल्विंग है, उसमें आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। सो मैंने जैसे कि आपको पता है कि मेक एमसीक्यू चैलेंज स्टार्ट किया है, तो देखते हैं आज किसने यहाँ पे एमसीक्यू चैलेंज को कंप्लीट किया हुआ है। सो जिन्होंने कंप्लीट किया है उनके नाम है अक्षत चौधरी जी, शैरॉन जी, आशीष कुमार जी, पूजा भारद्वाज जी, स्नेहल पिपरेवार जी और अलविशा पटवर्धन जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने एमसीक्यू पोस्ट किए। और आपने जो एमसीक्यू पोस्ट किए हुए हैं इसे हम इस लेक्चर के एंड में यानी अंत में इसे हम स्टडी करेंगे। सो सब लोग अंत तक बने रहे और एमसीक्यू की प्रैक्टिस करके ही आज का लेक्चर खत्म करें। सो हम जो आज स्टार्ट करने वाले हैं वो है रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग। रॉलेट एक्ट जैसे कि आप जानते हो कि ये एक एक्ट था जो ब्रिटिश हुकूमत के वक्त आया था, ब्रिटिश रूल के वक्त इंडिया में आया था। और ये जो एक्ट था ये आफ्टर जब वर्ल्ड वॉर है वो खत्म होने के बाद इस देश में आया था। तो ये रॉलेट एक्ट है, इसको हम स्टडी करने वाले हैं। इसके खिलाफ गांधी जी ने अपना फर्स्ट सत्याग्रह शुरू किया था। तो रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट जो सत्याग्रह था गांधी जी का, सो सत्याग्रह अगेंस्ट रॉलेट एक्ट, ये भी हम टॉपिक यहाँ पे स्टडी करने वाले क्योंकि ये एक्ट बहुत ही बुरा एक्ट था, हम इसे पढ़ेंगे। उसके चलते एक इवेंट हुआ था जिसका नाम है जलियांवाला बाग, जो कि एक बहुत ही दुखद घटना हमारे इंडियन हिस्ट्री की है। सो ये सब हम इस वीडियो लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है एक तरह से देखा गया तो। सो हम इसको स्टडी करेंगे रॉलेट एक्ट से। तो सबसे पहले आइए जान लेते हैं कि रॉलेट एक्ट क्या था। जैसे कि आप जानते हो कि एक्ट यानी कायदा यानी लॉ। सो ये एक लॉ लाया गया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लाया था रॉलेट एक्ट। सो आफ्टर जैसे आप देख जानते हो कि जो वर्ल्ड वॉर था वो खत्म होने के बाद हम सब सोच रहे थे कि हमको कुछ तो भी अच्छा मिलेगा और ब्रिटिश ने हमको एज अ गिफ्ट भेजा, एज अ तोहफा भेजा, वो था रॉलेट एक्ट। जबकि ब्रिटिश ये जीत चुका था, फिर भी ब्रिटिश हुकूमत, ब्रिटिश रूल ने हमें इस तरह का एक एक्ट भेजा था जो कि हमें बिल्कुल मंजूर नहीं था। सो मैं आपको सबसे पहले रॉलेट एक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन बताता हूँ। अच्छे से सुनिएगा, आज का लेक्चर अच्छे से कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुनेंगे। सबसे पहले आपको ये बता दूं, सो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने अंडर जो जज थे जिनका नाम था सर सिडने रॉलेट, उनके चेयरमैनशिप में एक कमिटी बिठाई थी जिसका नाम है सेडिशन कमिटी 1917। ओके, सो 1917 में एक सेडिशन कमिटी बिठाई गई थी। अब ये अच्छे से इंफॉर्मेशन जो मैं बता रहा हूँ अच्छे से सुन लीजिएगा। उस कमिटी के अनुसार ये जो कमिटी का नाम फिर से बता रहा हूँ, सेडिशन कमिटी, ठीक है, सेडिशन कमिटी जो थी उसके अंडर 1917 की, उसके अंडर दो बिल रखे गए थे। सो ये जो दो बिल थे ये इन्हीं में से एक बिल था रॉलेट बिल। तो रॉलेट बिल ये जो था ये पास हो चुका था। तो ये रॉलेट बिल जब पास हुआ तो ये बन चुका था रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट बना था, तो यही हम अभी पढ़ने वाले रॉलेट एक्ट। सो रॉलेट एक्ट किस तरह से हमको बहुत ही बुरा एक एक्ट मिला था ये अभी हम देखते हैं। तो जैसे कि ऑफिशियली इसको एनार्चिकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट भी कहा जाता है। अच्छे से याद रखिएगा, द एनार्चिकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट ऑफ 1919 भी कहा जाता है रॉलेट एक्ट को। अच्छे से याद रखेंगे इस चीज को आप। उसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि ये पास किया गया था इन मार्च 1919 बाय इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिस तरह से आज इंडिया में पार्लियामेंट है उस तरह से उस टाइम पे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करती थी जिसमें इसे पास किया गया था। सो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी उसमें अगर आप देखोगे तो हमारे इंडिया के 22 मेंबर हुआ करते थे, 22 मेंबर्स। 22 मेंबर्स जितने थे सभी ने इलेक्टेड, जो 22 मेंबर्स थे उन्होंने इसको विरोध जताया था, तो ये पास नहीं हुआ रहता। बट इसके खिलाफ जो 35 जो ब्रिटिश थे उन्होंने इसे पास करा दिया, 35 लोगों ने ब्रिटिश के तरफ से। सो ऑफिशियल मेंबर्स ने, उसमें इंडियन भी, तो ऑफिशियल मेंबर जो थे जो ब्रिटिश थे उन्होंने इसको पास करा दिया। बट आपको ये भी बता दूं ये जो 35 मेंबर्स थे ना, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, फिर भी आपको बता दूं कि ये जो 35 मेंबर्स थे जिन्होंने इस एक्ट को पास कराया था उसमें एक इंडियन भी थे जिनका नाम था शंकरन नायर। तो शंकरन नायर नाम के एक इंडियन भी थे जिनका इनमें समावेश था, जिन्होंने इस बिल को पास कराया था। सो ठीक है, बट ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक तरह से पास हो गया। बट दिस एक्ट
ऑथराइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू अरेस्ट एनीबडी, तो अच्छे से याद रखेगा, अरेस्ट एनीबडी सस्पेक्टेड ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज एंड टू डिटेन सच पीपल अरेस्टेड फॉर अप टू 2 years विदाउट ट्रायल। यानी देखेंगे तो ट्रायल जब तक नहीं होती, जब तक केस नहीं चलती और आपको दोषी करार नहीं दिया जाता है, जब तक आपको वहां पे आपका जो है ये गिल्टी आप जब तक प्रूव नहीं हो जाते हैं कोर्ट से, तब तक आपको सजा नहीं मिल सकती, ऐसा नॉर्मल लॉ कहता है। बट रॉलेट एक्ट ऐसा कहता था कि आपको कोई भी केस नहीं चलेगी आपके ऊपर, यानी कोई ट्रायल नहीं चलेगी, और कोई ब्रिटिश को जो भी लगता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, कोर्ट को तो छोड़ दीजिए, जैसे डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट को अगर लगता है कि ये इंसान कुछ टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहने वाला है, जिस तरह से रिवॉल्यूशनरीज थे ऐसा ब्रिटिश का मानना था, तो इनको ये अरेस्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, और उनका अरेस्ट अप टू 2 years का हो सकता है, यानी 2 साल तक उन्हें जेल में रखा जा सकता है विदाउट एनी ट्रायल, विदाउट केस चला। यानी ब्रिटिश जो है वही ऑफिसर खुद से डिसीजन लेंगे और हम लोगों के साथ अन्याय करेंगे, इस तरह की चीज, तो हमको न्याय कहाँ मिलेगा। सो इस चीज का बहुत बड़ा विरोध था और ब्रिटिश ने इसीलिए लाया था क्योंकि इस वक्त रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज बहुत बढ़ चुकी थी देश में, अगर हम 1919 के तक की बात करें तो, और यहाँ पे वर्ल्ड वॉर का टाइम था, तब और ज्यादा रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज थी, तो इन सबको रोकने के लिए ब्रिटिश का ये सब प्रयास शुरू थे, और इन्हीं में से एक प्रयास था रॉलेट एक्ट। सो इसमें मैं आपको ये बता दूं कि उसके साथ साथ ये जो पुलिस थे, इट एम्पावर्ड द पुलिस टू सर्च फॉर अ प्लेस विदाउट अ वारंट। ठीक है, तो वारंट के बिना ही जो पुलिस थे वो सर्च कर सकते थे कोई भी जगह को, विदाउट वारंट सर्च यहाँ पे अलाउ हो चुका था, पुलिस को किसी भी जगह की तलाशी ले सकते थे। तलाशी लेने के लिए वारंट की जरूरत होती है, आपको पता है, बट इस एक्ट ने पुलिस वालों को ये भी एक पावर दे दी थी। इट ऑल्सो प्लेस सीवियर रेस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ प्रेस, है ना, तो प्रेस जो थे, जो न्यूज़पेपर्स और ये सब जो चीजें हैं, उसके ऊपर भी काफी सारे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रेस्ट्रिक्शन लगाए गए थे, जिसके थ्रू प्रेस जो है उसमें सेंसरशिप या कुछ भी प्रेस पब्लिश नहीं कर सकता था विदाउट गवर्नमेंट्स परमिशन। सो ये सब चीजें यहाँ पे हो गई थी, तो इट वाज नेम्ड आफ्टर, इनका नाम क्यों रखा गया रॉलेट एक्ट, तो इनके जो ये थे कमिटी के जो चेयरमैन थे, उनका नाम सर सिडनी रॉलेट था। सिडनी रॉलेट जो थे ये जज थे, और इन्हीं के चेयरमैनशिप में कमिटी बनाई गई थी, रॉलेट कमिटी, या फिर मैंने आपको बताया सेडिशन कमिटी 1917 में। तो उन्होंने ये एक्ट जो है ये बना के दिया था, ये बिल, इसीलिए इस कमिटी का नाम रॉलेट, इस एक्ट का नाम रॉलेट एक्ट रखा गया था। अब मैं आपको बता दूं कि ये रॉलेट एक्ट बिल्कुल बुरा था हमारे लिए, और अगर हम देखेंगे तो प्रेजेंट कंडीशन देश की फिलहाल ये थी कि गांधी जी वॉज एक्टिव, गांधी जी अब तक 3 जगह पे चमत्कार कर चुके थे, गांधी जी अब तक 3 जगह पे सक्सेसफुल हो चुके थे, जिसमें मैंने आपको पिछले बार ही बताया, एक था चंपारण, एक था अहमदाबाद और एक था खेड़ा। इन तीनों में गांधी जी को सक्सेस जब मिल गया, सो गांधी जी अब कुछ ना कुछ एक्शन लेने वाले थे। और अगर आप देखोगे तो गांधी जी के एक्सपेरिमेंट पहले ही पूरे हो चुके थे। गांधी जी ने 3 चीजों के एक्सपेरिमेंट कर लिए थे, जैसे कि आपको पता है गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस का भी एक्सपेरिमेंट कर लिया था, गांधी जी ने हंगर स्ट्राइक का भी एक्सपेरिमेंट कर लिया था, और गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन का भी एक्सपेरिमेंट कर लिया था, और तीनों सक्सेसफुल दिख रहे थे। अब सिर्फ इन तीनों के साथ गांधी जी को जोड़ने की जो जरूरत थी वो थी मासेस को। अब गांधी जी मासेस को जोड़ के एक मास मूवमेंट स्टार्ट करने के लिए एकदम रेडी थे। सो ये सब चीजें अभी हम देखने वाले हैं। तो अभी हमारे जो लोग थे उनके क्या रिएक्शन रहे इसके खिलाफ। सो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम सत्याग्रह करेंगे अगेंस्ट दिस रॉलेट एक्ट, और रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट का सत्याग्रह यहाँ शुरू किया गया। गांधी जी ऑन 26 फरवरी इशूड एन ओपन लेटर, उन्होंने एक ओपन लेटर इशू किया था टू ऑल इंडियन अर्जिंग देम टू ज्वाइन द सत्याग्रह। उन्होंने यही कहा था लोगों को कि मैं सत्याग्रह करने वाला हूं, और ये एक मास मूवमेंट होगी, जो कि मैंने अब तक इस तरह की मूवमेंट नहीं चलाई है, और ये मूवमेंट में चलाऊंगा। तो ये 26 जनवरी को एक ओपन लेटर इशू किया गांधी जी ने, और उन्होंने बोला कि सत्याग्रह में आप लोग भी हिस्सा बनिए, और हम क्या करेंगे, तो हम ये नेशन वाइड मूवमेंट चलाएंगे। हम जो ये मूवमेंट चलाने वाले हैं वो पूरे इंडिया में चलेगी, इंडिया में इसका विरोध होगा, एक जगह के लिए नहीं होगी, ये पूरी नेशनल मूवमेंट होगी। उसके साथ साथ एक और चीज ये है कि इसमें हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में हम हड़ताल करेंगे, और हड़ताल या जिसको स्ट्राइक कहा जाता है वहां से शुरुआत होगी 6 अप्रैल को। सो ये जो मूवमेंट थी, ये जो सत्याग्रह था गांधी जी का, ये शुरू किया गया था ऑन 6 अप्रैल। और एक याद रखिएगा कि ये जो सत्याग्रह, इट वाज फर्स्ट मास स्ट्राइक। अगर कभी क्वेश्चन आता है तो गांधी जी की सबसे पहला मास स्ट्रगल कौन सा था, तो रॉलेट एक्ट, सत्याग्रह अगेंस्ट रॉलेट एक्ट, ये अच्छे से याद रखेंगे। उसके बाद आपको बता दूं, ही कॉल्ड द रॉलेट एक्ट द ब्लैक एक्ट। उन्होंने यही बोला था कि ये एक ब्लैक एक्ट है। ये अगर आप देखोगे तो ये बिल्कुल अन्याय जैसा एक कायदा है हमारे ऊपर, और इसीलिए मैं इसको ब्लैक एक्ट कहता हूँ। और ये ब्लैक एक्ट जो है, इसमें गांधी जी ऑर्गेनाइज्ड सत्याग्रह सभा। सो गांधी जी इस
वक्त तक किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किए थे। दैट्स व्हाई ही नीड टू यानी उनको ये ज़रूरत पड़ी थी कि उनको एक पार्टी बनाना पड़े, और उन्होंने ही एस्टैब्लिश्ड, ही ऑर्गेनाइज्ड सत्याग्रह सभा, और ये एक पार्टी बनाई गई, और इसमें बहुत सारे यंग मेंबर्स जो है उनको, या फिर होम रूल लीग के जितने मेंबर्स थे या फिर इस्लामिक जितने थे, उन सब ने इसको ज्वाइन किया, क्योंकि एक बहुत ही अलग तरह का यहाँ पे सत्याग्रह दिख रहा था। तो लोग बहुत इंस्पायर थे, लोग बहुत अट्रैक्टेड थे इन चीज की तरफ, तो गांधी जी को ज्वाइन करने में यहाँ कोई आगे पीछे नहीं देख रहा था। सो एवरीबडी ज्वाइंड सत्याग्रह सभा विच वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय महात्मा गांधी। सो ये सब लोग आ जाते हैं, और आगे जो होने वाला था उसमें ये बता दूं, द फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट, यानी यहाँ गांधी जी क्या क्या करने वाले थे। फाइनली चोजन इंक्लूडेड ऑब्जर्वेंस ऑफ नेशनल हड़ताल, यानी पूरा नेशन वाइड हड़ताल या स्ट्राइक करेंगे। तो यहाँ मैं बता दूं, गांधी जी ने ये बताया था कि हम इस मूवमेंट में क्या क्या करने वाले। तो हम सबसे पहले स्ट्राइक करेंगे, हम यहाँ पे हड़ताल करेंगे। दूसरा है फास्टिंग करेंगे, फास्टिंग जो उपोषण होता है जिसको अनशन कहा जाता है। प्रेयर करेंगे यानी प्रार्थनाएं करेंगे, हम रिक्वेस्ट करेंगे उनको। उसके साथ साथ सिविल डिसोबीडियंस करेंगे अगेंस्ट स्पेसिफिक लॉज। सिविल डिसोबीडियंस यानी जो कायदे होते हैं उसको तोड़ना। सो कायदे तोड़ना, इसको सिविल डिसोबीडियंस कहा जाता है। ये मैं पिछले बार ही बता चुका हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि हर एक कायदा तोड़ा जाए, कायदे जो तोड़े जाएंगे वो स्पेसिफिक कायदे। उसके साथ साथ कोर्ट अरेस्ट होना है एंड इम्प्रिजनमेंट, जिसको जेल भरो आंदोलन कहते हैं। जो सत्याग्रही थे ये खुद को अरेस्ट जो है ये अरेस्ट करा देते थे खुद को, ताकि जो जेल है वो वैसी भर जाए, यानी जो लोग है जिनको गलत इससे डाला जा रहा है जेल में, वो ना हो सके। तो ये जेल भरो चीज बहुत इफेक्टिव थी जो गांधी जी ने लाई थी, जिसको कोर्टिंग अरेस्ट कहा जाता है एंड इम्प्रिजनमेंट कहा जाता है। सो खुद ही खुद का अरेस्ट ये दे देना कि आप मुझे अरेस्ट कर लो, नहीं करता है तो फिर से वही काम करो जिससे वो अरेस्ट करे, तो ये रिपीट करते जाओ जब तक आप अरेस्ट नहीं होते। ऐसे जेल भरो आंदोलन चलाया जाता है। द गवर्नमेंट हैड नो प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग, है ना, आज के पहले गवर्नमेंट ने कभी ऐसा कुछ होते हुए देखा नहीं था इस देश में। अगर आप देखोगे तो मॉडरेट्स और या फिर एक्सट्रीमिस्ट जो थे उन्होंने कभी भी इस तरह की चीज नहीं की थी जो यहाँ पे गांधी जी कर रहे थे। तो गवर्नमेंट के पास बिल्कुल कोई एक्सपीरियंस नहीं था कि ऐसी चीजों को कैसे हैंडल करना है। मास एजिटेशन आज तक हमने हैंडल करके नहीं देखे, और ये गांधी जी क्या कर रहे हैं, ऐसा ही सोच रही थी गवर्नमेंट टू अवॉइड ट्रबल। तो उनको जो भी परेशानी होने वाली थी उसके चलते उन्होंने गांधी जी को पहले ही अरेस्ट कर लिया। सो दे अरेस्टेड गांधी जी। बट जैसे गांधी जी को अरेस्ट किया गया, लोगों ने और जोर से विरोध करना शुरू किया, और बहुत सारी जगह दिल्ली, मुंबई, दिल्ली, बॉम्बे, अहमदाबाद एटसेट्रा एटसेट्रा यहाँ बहुत वायलेंट होने लगा। गांधी जी के अरेस्ट के लिए बहुत विरोध किया लोगों ने, और ये सब जगह पे वायलेंट टर्न मिल गया। तो अगर आप देखोगे तो जब गांधी जी अरेस्ट होते हैं तो हर जगह एक अलग ही तनाव का माहौल पैदा हो जाता था। सो ये चीज यहाँ पे हो गई क्योंकि आपके जो लीडर है ये अरेस्ट किए गए थे आखिरकार, और ऐसी ही एक एक घटना होने वाली थी जलियांवाला बाग मैसेकर में। सो जलियांवाला बाग जो था इसकी हम इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ये जो आपको पर्सन दिख रहे हैं इनका नाम है सिडनी रॉलेट। इन्होंने ही ये एक्ट जो है, इस कमिटी के यही थे चेयरमैन जिनके अंडर ये एक्ट लाया गया था। यहाँ पे एक न्यूज़पेपर की एक खबर यहाँ पे दी हुई है, देख सकते हैं। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ब्लैक बिल नंबर 1 पास्ड, द ऑनरेबल मिस्टर शर्मा रिजाइंस, सोलम मॉकरी ऑफ द डिबेट। इस तरह की जो चीजें है यहाँ पे लिखा गया, देखिए आप देख सकते हैं रॉलेट बिल नंबर 1। सो ऐसे यहाँ पे पूरा न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ है उस वक्त की ये। तो इस तरह से ये एक्ट आया था, और रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट सत्याग्रह चलाया था। अगर हम देखेंगे तो जालियांवाला बाग मैसेकर जो है ये बहुत ही एक दुखद घटना इतिहास की थी हमारे लिए। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से ब्रिटिश फायरिंग कर रहे हैं हम इंडियंस के ऊपर, और किस तरह से लोगों को बेरहमी से यहाँ पे मार दिया जा रहा है ब्रिटिश के द्वारा, जो कि एक बहुत ही दुखद घटना बन गई। अब जलियांवाला बाग को स्टडी करते हैं। सो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो पंजाब में सिचुएशन थी, जिस तरह से आप देखोगे तो यहाँ सब जगह पे सिचुएशन थोड़ी बिगड़ चुकी थी। पंजाब में भी थोड़ी सी सिचुएशन इसी तरह की हो चुकी थी। पंजाब में भी बहुत जोर से विरोध हो रहा था, बहुत सारे राइट्स हो रहे थे वहां पे रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट। तो यहाँ पे जो लीडर्स थे, जो दो लीडर्स थे जिनका नाम था सैफुद्दीन किचलू, और अगर आप देखोगे तो सो डॉक्टर किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल, ऐसे दो लीडर्स थे पंजाब में जिन दोनों को यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया था इन सब चीज़ों के चलते। अब जब अरेस्ट किया गया था तो यहाँ पे सिचुएशन भी खराब थी, और अरेस्ट करने किया गया, सिचुएशन खराब थी, ये सब चीज़ों के सिचुएशन खराब होने के चलते पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया गया। मार्शल लॉ यानी मिलिट्री रूल लगा दिया गया। और मिलिट्री रूल उस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि पंजाब के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है पंजाब के, वो माइकल ओडवायर थे। माइकल ओडवायर जी जो थे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उनके अंडर पूरा पंजाब आता था। और उसके साथ साथ जब मार्शल लॉ लगाया गया तो मार्शल लॉ के चलते
लोगों को 4 से ज़्यादा लोगों को एक जगह असेंबल होने की परमिशन नहीं थी, मिलिट्री रूल चल रहा था। और जो मिलिट्री रूल के चलते जिस इंसान के अंडर पंजाब दे दिया गया था, उनका नाम था जनरल डायर। सो जनरल डायर के अंडर पूरा जो पंजाब है वो दे दिया था, और डायर ये एक जनरल थे आर्मी के, जो आर्मी रूल चला रहे थे। सो 4 से ज़्यादा लोग अलाउ नहीं थे, और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा कोई पब्लिश नहीं की गई थी, बहुत ज़्यादा इसके अनाउंसमेंट्स नहीं हुए थे। लोगों को ये बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं था, लोग अवेयर नहीं थे इन सब चीज़ों को लेके कि ऐसा कोई लॉ लगा हुआ है जो हमको अलाउ नहीं है। सो उस वक्त अगर देखोगे तो भारत के जो वाइसरॉय थे उनका नाम है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जो चेम्सफोर्ड है वो भारत के वाइसरॉय हुआ करते थे जब ये जलियांवाला बाग की घटना हुई। अब ये सब चीज़ के चलते बैसाखी का फेस्टिवल था, 13 अप्रैल 1919 का दिन था। जगह थी जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग एक पब्लिक गार्डन है अमृतसर में। अमृतसर में एक पब्लिक गार्डन हुआ करता था जलियांवाला बाग। तो ये जो जलियांवाला बाग दिख रहा है आपको अंदर, यहाँ पे पूरा, यहाँ अगर आप देखोगे तो एक पब्लिक गार्डन है, ये एंट्रेंस है जलियांवाला बाग का। सो यहाँ पे क्या किया गया, तो सबसे पहले यहाँ इस तरह का एक इंसिडेंस हुआ था। सो जलियांवाला बाग एक पब्लिक गार्डन है, वहाँ पे जो क्राउड है वो जमा हुआ, जो लोग थे वो जमा हुए। अब लोग नॉन वायलेंटली प्रोटेस्ट कर रहे थे कि उनके जो लीडर्स है उनको अरेस्ट किया गया है, उसके लिए नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट शुरू थे अंदर। बहिष्कार जो किया जा रहा था वो बहुत ज़्यादा नॉन वायलेंट था, उसमें कोई हिंसा नहीं कर रहे थे लोग। ये सब जब चीज़ें चल रही थी तो कुछ-कुछ वहाँ पे पिलग्रिम्स भी थे। अगर आप देखोगे तो वहाँ पे बहुत सारे ओके, पिलग्रिम्स यानी यात्री भी थे, और ये सब आए थे यहाँ पे क्यों? तो ये सेलिब्रेट करने आए थे बैसाखी। बैसाखी एक फेस्टिवल था जिसको सेलिब्रेट किया जा रहा था यहाँ पे, और सेलिब्रेट करते-करते नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट करने का भी एक तरह से डिसाइड किया गया। जनरल डायर जो थे, जिनके अंडर पूरी आर्मी थी, उन्होंने वो उस मैदान में आ गए। वो उस मैदान में आ जाते हैं, और मैदान जो है जलियांवाला बाग जो है उसमें ये एंटर कर देते हैं पब्लिक गार्डन में, और ये पूरी ट्रूप लेके आते हैं, पूरी आर्मी लेके आते हैं। और आर्मी लेके एक छोटा-सा एंट्रेंस, और एक ही एंट्रेंस था जलियांवाला बाग को, ये याद रखिएगा। एक ही एंट्रेंस था पूरे जलियांवाला बाग को, और ये बहुत छोटा एंट्रेंस था। आपको मैंने एंट्रेंस दिखाया, इतना छोटा एंट्रेंस है। ये पूरा एंट्रेंस अंदर जाके जलियांवाला बाग का एंट्रेंस पूरा पैक कर दिया, जो डायर थे उन्होंने। ये जो एंट्रेंस था इसे बंद कर दिया गया, पूरी अपनी आर्मी लेके आ जाते हैं जलियांवाला बाग में जनरल डायर। और जनरल डायर क्या करते हैं, तो इसके बाद देन देन विदाउट वार्निंग, कोई वार्निंग दिए ही, लोगों को कुछ भी नहीं बताया गया क्या हो रहा है। एक आप सिचुएशन अगर आप देखोगे तो यहाँ पूरी आर्मी अंदर आ जाती है, और आर्मी अपनी बंदूकें उठा लेती है, और बंदूक उठा के यहाँ पे लोगों को पता ही नहीं कि उनको मारा जाएगा। लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि उन पे गोलियां चलेगी, क्योंकि लोग तो ऐसा कुछ हरकत कर ही नहीं रहे थे जिससे उनको गोलियां मारी जाए। तो और जनरल डायर ने कोई वार्निंग भी नहीं दी कि आप यहाँ से चले जाइए, नहीं गए तो हम गोली मारेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं बोला। डायरेक्टली उन्होंने अपने ट्रूप्स को बोला कि बंदूकें उठाइए और फायर कीजिए इन पूरे क्राउड पे, और बच्चे जो है उनको भी मत छोड़िए, इन सबको मार दीजिए। इस तरह के ऑर्डर जनरल डायर ने दिए, और अंधाधुंध फायरिंग की गई। और जनरल डायर ने यही कहा था कि जब तक गोलियां खत्म ना हो जाए तब तक आप फायरिंग करते रहिए, और पूरे आर्मी ने फायरिंग की। अबाउट 10 मिनट्स तक फायरिंग करते रहे, अंटिल 1650, 1650 जो राउंड्स थे एम्यूनेशन के वो पूरे खत्म होने तक यहाँ फायरिंग की गई। फायरिंग करने के बाद इसमें बहुत सारे लोग, एटलीस्ट अगर देखोगे तो 1000 लोग के आसपास यहाँ पे लोग मारे गए। बहुत दुखद घटना, और 1500 से ज्यादा लोग यहाँ इंज्योर हुए। आप अगर देखोगे तो लोगों को रास्ता नहीं बचा था, लोग कहाँ से बाहर जाएंगे, क्योंकि एक ही एंट्रेंस था और वो भी पैक हो चुका था। अगर आप ये भी आपको पता होगा कि इसके अंदर एक वेल थी, वेल एक कुआं हुआ करता था। उस वेल में लोग जंप कर रहे थे, उस कुएं में लोग कूद रहे थे ताकि खुद की जान बचा पाए, बट यहाँ बचना मुश्किल हो चुका था। यहाँ पे अगर आप जाओगे तो आपको यहाँ बुलेट के निशान जो है वहाँ पे उन्होंने फ्रेम करके ऐसा बना के रखा हुआ है। सो ये बुलेट के मार्क से जब गोलियां चला गई लोगों पे, और अंधाधुंध फायरिंग की इन जनरल डायर ने। यही है वो तस्वीर जनरल डायर की जिन्होंने ये फायरिंग की थी। उसके बाद अब जनरल डायर दोषी है या नहीं ये पता नहीं है। तो ये सब पता करने के लिए, ये तो हमें तो पता था जनरल डायर दोषी है, और बट ये ब्रिटिश जो है वो सोच रहे थे कि अब हम इस पे एक कमिटी बिठाएंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि वो सच में दोषी है या नहीं। और इस चीज के चलते जो कमिटी बिठाई थी उसका नाम था हंटर कमीशन। हंटर कमीशन वॉज सेटअप टू इंक्वायर इनटू द मैसेकर। जो भी हुआ उसके ऊपर ये सब इंक्वायरी करने के लिए एक बिठाई गई थी कमीशन, जिसका नाम था हंटर कमीशन। और हंटर कमीशन ने इंक्वायरी करके ये पाया कि जनरल डायर जो है वो दोषी नहीं है, वो निर्दोष है, और जनरल डायर को छोड़ दिया जाए। जनरल डायर ने इवन ये भी कहा था कि अगर मुझे यहाँ पे टैंक अगर यहाँ पे जाता, या फिर कोई भी गाड़ी आ जाती आर्मी की, तो वो भी लेके गया रहता अंदर, और वो लोगों को और मैंने मार दिया होता। तो इन्होंने
इन्होंने ये सब स्टेटमेंट दिए, उन्होंने ये भी स्टेटमेंट दिया, अगर मैं ऐसी स्टेप नहीं उठाता तो ये लोग हम पे भारी पड़ जाते, इसलिए मुझे ऐसे स्टेप उठाना पड़ा। इस तरह के कुछ फालतू के स्टेटमेंट जनरल डायर ने दिए थे हंटर कमीशन के सामने। फिर भी हंटर कमीशन ने उनको दोषी निर्दोष साबित कर दिया। और देख सकते हैं आप किस तरह का एक यहाँ पे एक ये पेंटिंग बनी हुई है जिसमें ये गोलियां चलाई जा रही है, अंधाधुंध फायरिंग की जा रही है। सो ये सब बहुत ही एक बुरा इंसिडेंस रहा हमारे हिस्ट्री का, जो कि हुआ था। डेट आपको पता है 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 2019 को हमने इसके 100 साल पूरे किए, और 100 साल जब पूरे होते हैं तो क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा होते हैं। सो इस पे क्वेश्चन आने के चांस आगे बहुत ज्यादा है। उसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि ऑल्दो द कमीशन कंडेम द एक्ट बाय डायर, इट डिड नॉट इम्पोज एनी डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट हिम। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका, कोई एक्शन नहीं ली गई उनके अगेंस्ट और उनको निर्दोष साबित कर दिया गया। ही वॉज रिलीव्ड ऑफ हिज ड्यूटी इन आर्मी इन 1920। इतना तो भी किया कि आर्मी से उनको निकाल दिया, मुक्त कर दिया अपने ड्यूटीज से 1920 में। प्रोटेस्ट किए गए इसके खिलाफ बहुत ज्यादा, ये सब चीजों के, ये जो भी चीजें हुई इसके खिलाफ। और गांधी जी जो थे उन्होंने अपना जो मूवमेंट था उसको भी वापस ले लिया था। गांधी जी ने जो मूवमेंट अपना वापस लिया था वो 18 अप्रैल को गांधी जी ने ये मूवमेंट वापस लिया था, तो याद रखिएगा। सो ये सब चीजें तो यहाँ हुई। उसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, रविंद्रनाथ टैगोर जी, उनको एक सर की, उन्होंने सर रविंद्रनाथ टैगोर की एक टाइटल दिया था। उन्होंने ये जो टाइटल था, ये जो नाइटहुड था, इसको भी वापस कर दिया। उन्होंने बोला कि ऐसी सरकार से मुझे कोई टाइटल नहीं होना जो इस तरह से अन्याय करती है हम भारतीय लोगों पे। गांधी जी को जब वो साउथ अफ्रीका में थे तो उनको कैसरे हिंद का एक टाइटल दिया गया था। जब बोर वॉर हुआ था साउथ अफ्रीका में, उसमें बहुत बड़ा योगदान था एक तरह से देखोगे तो। बोर वॉर है एक, हुआ था साउथ अफ्रीका में, तो उस चीज के चलते गांधी जी ने काफी सारे स्ट्रगल किए थे साउथ अफ्रीका में। उसके चलते उनको कैसरे हिंद की एक उपाधि दी गई थी, एक टाइटल दिया गया था। गांधी जी ने वो टाइटल भी वापस कर दिया। और फाइनली ऑन 18 अप्रैल 1919, 18 अप्रैल 1919 का दिन है जब गांधी जी विड्रॉ द मूवमेंट, गांधी जी ने मूवमेंट रोक दी इन सब चीज़ों के चलते। और जो माइकल ओडवायर थे, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे पंजाब के, उन्होंने जो भी किया, जिन्होंने जनरल डायर को जो भी सपोर्ट किया था, जनरल डायर के हाथ में जो भी उन्होंने पावर्स दिए थे, उन सब के चलते उधम सिंह जो थे उन्होंने माइकल ओडवायर को लंदन में मार दिया 1940 में। जो जनरल डायर थे उनकी नेचुरल डेथ हुई थी, मेरे ख्याल से उनका कोई डिजीज या किसी चीज़ से उनकी डेथ हुई थी, नेचुरल डेथ ही थी। बट जो माइकल ओडवायर थे उनको मार दिया उधम सिंह ने। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने बदला लेने के लिए मारा था, जो जलियांवाला बाग का बदला था। उधम सिंह ऐसे कहे जाते हैं कि वो बचपन में जब छोटे थे, वो चाइल्ड थे जब उन्होंने ये सब विटनेस किया था। उस वक्त बहुत सारे बच्चे थे, जैसे कि आप देख सकते थे भगत सिंह भी एक चाइल्ड थे उस वक्त जिन्होंने ये सब चीजें देखी थी। इसलिए ये लोगों के अंदर एक तरह से एक अलग सा एक फीलिंग थी देश को लेके, और कुछ कर जाने की बहुत ज़्यादा ये उम्मीद ये रखते थे, जिद रखते थे, और कुछ करने की चाह रखते थे इस तरह से। सो उधम सिंह ने यहाँ पे माइकल ओडवायर को भी मार दिया। ये सब चीज़ें इस जलियांवाला बाग के इंसिडेंट्स में चली, जो कि एक बहुत ही बुरा इंसिडेंट्स माना गया हमारे इतिहास का। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे गांधी जी को विड्रॉ क्यों करनी पड़ी, क्यों फेल हो गया गांधी जी का ये पहला सत्याग्रह, तो मैं आपको ये बता दूं कि इट फेल टू सिक्योर इट्स ओनली एम एक ही था कि आपको रिपील करना है रॉलेट एक्ट, और रॉलेट एक्ट तो रिपील हुआ नहीं, रॉलेट एक्ट तो बंद हुआ नहीं। सो ये फेल हो गया। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे वायलेंस हो गया, जबकि गांधी जी ने बोला था हम नॉन वायलेंस से काम करेंगे। सो ये वायलेंस हो गया, तो गांधी जी एडमिटेड टू हैव कमिटेड हिमालयन ब्लंडर। गांधी जी ये कहते हैं कि ये जो भी चीजें मैंने की वो एक हिमालयन ब्लंडर मानते हैं गांधी जी उसको, जिसमें गांधी जी ये कहते हैं कि मैंने जो सत्याग्रह का हथियार है, जो वेपन है सत्याग्रह नाम का, वो हथियार लोगों के हाथ में दे दिया जिनको मैंने ट्रेंड भी नहीं किया था कि नॉन वायलेंस क्या होता है। सो ये मेरी एक बहुत बड़ी गलती है, इसको मैं हिमालयन ब्लंडर कहूंगा, यानी हिमालयन गलती जो मेरे हाथ से हुई, जो मैंने लोगों के हाथ में सत्याग्रह नाम का हथियार दे दिया और उनको सिखाया नहीं, ट्रेन नहीं किया कि नॉन वायलेंस क्या होता है। सो ये मेरी गलती रही, और यही रीजन थे सत्याग्रह फेल होने के। ये सब हमें पता चला। इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि फेलियर जो था एंटी रॉलेट एक्ट, यानी रॉलेट एक्ट जो फेल हुआ, इसमें गांधी जी को तो ये रियलाइज हो चुका था कि कोई बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज आपके पास होनी चाहिए, कोई ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जैसे कि कांग्रेस है। उनका जब सपोर्ट रहेगा तभी आप स्मूथली काम कर पाओगे, क्योंकि बहुत सारे लोग आपसे जुड़ जाएंगे, बहुत सारे लीडर्स, वॉलंटियर्स, सब लोग आपको मिल जाएंगे जो ट्रेनिंग देने का और बाकी काम कर सकते हैं इस देश में। सो ये सब चीजें यहाँ पे हुई, और ये सब चीज के चलते हमारा आज का जो टॉपिक था जिसका नाम है रॉलेट एक्ट, और जो हमने पढ़ा वो है सत्याग्रह अगेंस्ट रॉलेट एक्ट, और तीसरी चीज हमने पढ़ी जलियांवाला बाग मैसेकर। तो ये सब चीजें आज खत्म हुई। अब हम पढ़ते हैं एमसीक्यू। सो हमारा जो मेक एमसीक्यू चैलेंज है जो मैंने शुरू किया है,
सो देखिए, मेरा जो मेक एमसीक्यू चैलेंज है उसमें आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कल का लेक्चर आने के पहले आपको क्वेश्चन पोस्ट करना है कमेंट सेक्शन में, उसके साथ आपका नाम लिखना है और ये आने वाले लेक्चर में मैं ये जो आपके क्वेश्चन है आपके नाम के साथ पब्लिश करूंगा। यही मेरा मेक एमसीक्यू चैलेंज है। ऐसा मैं इसीलिए कर रहा हूं ताकि आप सब लोगों के एमसीक्यू की प्रैक्टिस हो जाए और ये मेरे जो लेक्चर्स है याद रखेगा ये मेंस से रिलेटेड ही है। सो मेंस के आप इससे आंसर लिखते हुए चलिए, खुद से क्वेश्चन बनाइए, ढेर सारे मिल जाएंगे और उस पे आंसर हमेशा लिखते रहिए ताकि आपको फायदा होते रहेगा। सिर्फ पढ़ के कुछ नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा एमसीक्यू की और आंसर राइटिंग की। जो पहला क्वेश्चन हमें भेजा है वो अक्षत चौधरी जी ने भेजा है, जो कि है चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा सत्याग्रह से। जिन लोगों ने ये लेक्चर नहीं देखा वो अभी ये लेक्चर देख ले, यहाँ पे लिंक दी हुई है, इस पे क्लिक करे और तुरंत ये लेक्चर देख ले, तब आप ये पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो ऐसा है कि व्हेन सरदार पटेल ज्वाइन गांधी जी फर्स्ट टाइम, कब उन्होंने ज्वाइन किया था? ड्यूरिंग फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन इंडिया, ड्यूरिंग फर्स्ट हंगर स्ट्राइक, ड्यूरिंग फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, नन ऑफ दिस। बहुत अच्छा क्वेश्चन अक्षत जी आपके द्वारा। अक्षत जी ने एक और क्वेश्चन हमें भेजा है, विच मिनिस्ट्री सेलिब्रेट एनआरआई डे? एनआरआई डे जो है वो कौन सेलिब्रेट करता है? इसमें आएगा डिफेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। अक्षत चौधरी जी द्वारा एक और क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन अक्षत जी। अगला क्वेश्चन हमें भेजा है स्नेहल पिपरेवार जी ने। स्नेहल पिपरेवार जी हमें पूछते हैं कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय ड्यूरिंग चंपारण सत्याग्रह? लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड आयरविन। बहुत खूब स्नेहल जी। उसके बाद एक और क्वेश्चन स्नेहल जी द्वारा, सत्याग्रह एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज नॉट रिलेटेड टू प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मर्स? अहमदाबाद, खेड़ा, बारडोली, चंपारण। बहुत खूब, बहुत अच्छा क्वेश्चन स्नेहल जी। स्नेहल जी द्वारा एक और क्वेश्चन, who launched the book Gandhi in Champaran in New Delhi in April 2017 as a part of 100 year of Champaran celebration? Very good, nice question. ये किसने किया था? नरेंद्र मोदी, वेंकैया नायडू, महेश शर्मा, नीतीश कुमार। गुड क्वेश्चन। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन भेजे हैं हमें वो है शेरॉन ने। शेरॉन जी हमें पूछते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग टोल्ड राजकुमार शुक्ला अबाउट गांधीज वर्क इन अफ्रीका? गणेश विद्यार्थी, ब्रज किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, सतीश चंद्र मिश्रा। बहुत खूब, बहुत अच्छा क्वेश्चन शेरॉन जी। शेरॉन जी ने एक और क्वेश्चन भेजा है, सत्याग्रह एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज नॉट रिलेटेड टू प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मर्स? अहमदाबाद, खेड़ा, बारडोली, चंपारण। बहुत अच्छा क्वेश्चन शेरॉन जी। उसके बाद हमें एक क्वेश्चन भेजा आशीष कुमार जी ने, हमें हिंदी में क्वेश्चन भेजा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन भेजा आशीष जी ने। आशीष जी हमें पूछते हैं, चंपारण सत्याग्रह के कुशल नेतृत्व से प्रभावित होकर किसने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी? बहुत खूब, बहुत अच्छा क्वेश्चन आशीष जी। राजेंद्र प्रसाद, जुडिथ ब्राउन, रविंद्रनाथ टैगोर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बहुत अच्छा क्वेश्चन। उसके बाद एक और क्वेश्चन, उसके बाद अगला क्वेश्चन हमें वीरेंद्र मिर्धा जी ने भेजा है। वीरेंद्र मिर्धा जी पूछते, सॉरी वीरेंद्र मिर्धा जी, आपका नाम मैं इंक्लूड करना भूल गया था, यहाँ पे सिर्फ टाइप करना भूल गया था, बाकी तो मैंने आपका क्वेश्चन डाला हुआ है। तो वीरेंद्र मिर्धा जी भी है, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो वीरेंद्र मिर्धा जी ने जो हमें क्वेश्चन भेजा है वो क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग विथ रेस्पेक्ट टू चंपारण सत्याग्रह 1917। तीन कठिया सिस्टम that is peasant cultivate indigo on the part of their land was associated with this movement. Rajendra Prasad and J.B. Kriplani participated in the movement. Rajkumar Shukla requested Mahatma Gandhi at the Lucknow Congress सेशन 1916 फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत खूब वीरेंद्र मिर्धा जी। अगला क्वेश्चन हमें अलविशा पटवर्धन जी ने भेजा है। अलविशा पटवर्धन जी हमें पूछते हैं कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। It was hunger strike against industrial dispute between the owner and worker of the mill. It was a strike against planters and the workers growing indigo. It was led by Gandhi for the wage hike of the workers in the wake of plague epidemic. Sardar Vallabhbhai Patel refused to join this satyagrah movement. Only one, वन एंड टू, वन एंड थ्री, ऑल ऑफ द अबव। बहुत अच्छा क्वेश्चन अलविशा जी। अलविशा जी ने एक और क्वेश्चन भेजा है। अलविशा जी पूछते हैं, व्हेन डिड गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका? 12th February 1955, 11th January 1940, 9th January 1940, 9th January 1915। बहुत खूब अलविशा जी। अलविशा जी द्वारा दो क्वेश्चंस आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें भेजा है पूजा भारद्वाज जी ने। पूजा भारद्वाज जी पूछते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मास स्ट्राइक लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी?
चंपारण सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, खेड़ा सत्याग्रह। बहुत खूब, आज ही आप अभी के अभी से सॉल्व कर सकते हैं, आज ही मैं ये बता चुका हूँ। उसके बाद एक और क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन जो हमें पूजा भारद्वाज जी ने भेजा है वो ऐसा है कि फैक्ट विच आर रिलेटेड टू गांधीज फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस इन 1917। द एम्प्लॉयज वर सफरिंग अंडर हेवी टैक्सेस एंड एन एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम. Under Teen Kathia system, farmers were forced to grow indigo by British planters. Third option, nationalists like Braj Kishore Prasad, Rajendra Prasad, and Acharya Kriplani joined the Satyagraha. D. During this civil disobedience, Gandhiji was given the names Bapu and Mahatma. A, B and D, B and D, B, C and D, या all of this. बहुत अच्छा क्वेश्चन पूजा भारद्वाज जी आपके द्वारा, और इन सब का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अक्षत जी, शरौन जी, आशीष जी, पूजा जी, स्नेहल जी, वीरेंद्र जी और अलविशा जी, जो आपने आज हमें बहुत खूब एमसीक्यू भेज के हमारी प्रैक्टिस करके ली है। सो आप लोग भी, बाकी लोग भी इसे पोस्ट करें, और अगर मेरे वीडियो लेक्चर पसंद आते हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को, मेरे फेसबुक पेजेस को फॉलो करें, श्रेयस बढ़िया इंटरप्रिटेशन, और ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, हमेशा अपडेट आप रहते रहे। उसके साथ साथ इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें और आपको और भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। सो श्रेयस बढ़िया द पीस लवर, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। दिस इज माय ईमेल आईडी, इस पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। सो अच्छे से पढ़े, स्मार्टली पढ़े, हार्ड वर्क करे, अपना ख्याल रखे, अच्छे से डाइट ले, अपने हेल्थ का ख्याल रखे, डेली एक्सरसाइज करे। इसी उम्मीद के साथ मैं श्रेयस बढ़िया आपसे अगले लेक्चर में मिलूंगा। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।